मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो अगर दो मासेस के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर आप याद करें, अगर हमें ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r, अगर ये मूवेबल पॉइंट है स्पेस में, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन में ले चुके हैं। इस पोजीशन वेक्टर से अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है, अगर मूवेबल पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट का मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट क्या कर रहे होंगे, वेरी कर रहे होंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ z कोऑर्डिनेट क्या होगा, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर ये मूवेबल पॉइंट है तो x y z सब कुछ वेरी कर रहा होगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो इस पोजीशन वेक्टर को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो r की जगह डालोगे आप क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। ठीक है, ये हमने मोशन में डिस्कस किया है, मोशन ऑफ प्लेन में है। तो क्या आएगी वेलोसिटी, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी। कुल मिला जुला के बात यह है कि आपको पोजीशन वेक्टर पता हो, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे वेलोसिटी को। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मूव कब कर रहा होगा, जब m1 m2 दोनों मासेस क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, दोनों मोशन में होंगे। m1 m2 दोनों इंडिविजुअल मासेस मोशन में हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा ना। इधर आ जा बेटा, बहुत लेट आ रही है, थोड़ा पीछे कर लो। ड्राइवर के बगैर नहीं आओगी तो फिर तो लेट क्लास छूट जाएगी आपकी, कैसे चलेगा। हैं तो उनसे वो कहो कि ड्राइवर्स का टाइम उसी हिसाब से करो ना, 3 बजे का, 3 बजे ड्राइवर शार्प यहाँ छोड़ दे, हैं नेक्स्ट टाइम उनसे कहो। तो देखो मैंने क्या कहा, तो ये हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था सेंटर ऑफ मास का। देखो वही डिस्कशन कर रहे हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ उसे देख लेना, ये सेंटर ऑफ मास पढ़ा था ना कल हमने। तो अगर हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, ये अगर पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट का, तो पोजीशन वेक्टर से अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे रीबा बेटे, ये वेक्टर में पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया है आपको। पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो ये पॉइंट अगर मूवेबल है तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी होगी, तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, मोशन में हमने पढ़ा है, मोशन इन अ प्लेन में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अब हमारे पास ये मैंने दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ले लिया। उन दोनों पार्टिकल के मासेस क्या है, m1 m2। r1 r2 क्या है, इस m1 और m2 के पोजीशन वेक्टर हैं। तो अगर ये m1 m2 मूव कर रहे हैं तो इनके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो m1 की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल जो m1 है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, dr1 अपॉन dt। इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको डिफरेंशिएट कर दो। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, dr2 अपॉन dt। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ COM क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है,
सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या आएगी वेलोसिटी? VCUM इज इक्वल टू d/dt। RCUM क्या है देखो तो सही, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन क्या, m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्या आएगा VCUM? यहाँ से देखो ये d/dt कहाँ चला जाएगा, इसके साथ r1 के साथ और r2 के साथ, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है ना। तो क्या आ गया, m1 इंटू dr1/dt प्लस m2 इंटू dr2/dt अपॉन क्या, m1 प्लस m2। तो क्या आई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। वैसे ही फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास। भाई ये दो याद करने, आपको इन दो बातों से मतलब है। न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना होगा, और कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। ठीक है, देखो देखो सेम फ्रेम है ना फॉर्मूले का, सेम स्ट्रक्चर है फॉर्मूले का एकदम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मोमेंटम निकालना हो सेंटर ऑफ मास का तो ये क्या हो गया, m1 प्लस m2 क्या हो गया, मास ऑफ द सिस्टम हो गया। मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। दो पार्टिकल सिस्टम के लिए लगा रहा हूं, इसी को n पार्टिकल पे एक्सटेंड कर सकते हो। अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या होगा बोलो, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, कौन सा प्लस, वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का जो वेक्टर सम है वो विल बी द नेट लीनियर, वो विल बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द सिस्टम। ठीक है, अब आपने ये निकाल लिया। ऐसे देखो, इसी में दो पार्टिकल ले रहा हूं, इसी को n पार्टिकल पे एक्सटेंड कर दो, p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड करना हो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बोलो यार, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज dvc/dt। ठीक है, vcom आपने ये निकाला है, ये इस vcom को उठा के यहां रखो। देखो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रखोगे यहां, क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या आएगा, m1 इंटू dv1/dt प्लस d/dt, यहाँ भी चला जाएगा, m2 इंटू dv2/dt अपॉन m1 प्लस m2। तो a कॉम क्या आएगा बोलो, ये हो गया m1a1 प्लस, देखो फिर वही सेम फॉर्मूला आ गया ना। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सेम है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या परफॉर्म करना है यहाँ, ये वेक्टर सम।
क्या परफॉर्म करना है? वेक्टर सम परफॉर्म करना है। ठीक है, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े तो बोलो, यहां पर टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1a1 प्लस m2a2। क्या आएगा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे? FCOM इज इक्वल टू F1 प्लस F2। मतलब क्या कि फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम, अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर ये फोर्स लगा दिया जाए F1 प्लस F2 इंडिविजुअल पार्टिकल के फोर्स के वेक्टर सम के बराबर, तो सिस्टम का मोशन एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे कि सिस्टम इन इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से मूव कर रहा है। वही एग्जैक्ट सेम एक्सेलरेशन आएगा सिस्टम का। ठीक है, क्लियर? अगर ये अगर हमारे पास वन डायमेंशन मोशन है, 1D मोशन, कौन सा मोशन? तो 1D मोशन के लिए कैसे करेंगे बोलो? 1D मोशन के लिए अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो वी ड्रॉप, ये जो एरोज हैं, ये जो वेक्टर एरो हैं, हम इनको ड्रॉप करते हैं। ये ड्रॉप कर दो वेक्टर एरो। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो ये जो वेक्टर एरो है इसको भी ड्रॉप कर दो। कौन जोड़ता है दो वेक्टर को? उनके पैरेललोग्राम का डायगोनल जोड़ता है। इन वेक्टर एरो को ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब वेक्टर एरो को ड्रॉप करने के बाद क्या करोगे वन डायमेंशन मोशन में? हैं कैसे करोगे? वेक्टर सम कैसे करते हैं वन डायमेंशन मोशन में? साइन के साथ क्या करो? नोट रख लो। जो बार बार नोट लिखा रहा हूं, वन डायमेंशन मोशन से लिखा रहा हूं ना नोट। क्या है वो नोट? साइन का खास ध्यान रखना है। साइन का खास ध्यान रखना है। क्या है साइन का खास ध्यान फातिमा? कैसे? अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में, वन डायमेंशन का मोशन का मतलब वेलोसिटीज एक लाइन के अलोंग होंगी। एक लाइन के अलोंग दो डायरेक्शन होती हैं बस, ये तो इधर या इधर। तो अगर ये वाली वेलोसिटी प्लस ले ली तो ये क्या लेनी होगी? माइनस। और ये प्लस ले ली तो ये माइनस। कोई एक डायरेक्शन की वेलोसिटी को प्लस लेंगे। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटीज, इसको अगर प्लस रखा, इसको 10 मीटर पर सेकंड रखा और ये 20 है तो इसे क्या रखोगे? -20। और इसे 20 रखा तो इसे -10। दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस ले लो। इसी तरीके से दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक प्लस दूसरा माइनस। साइन का खास ध्यान रखना है। वन डायमेंशन मोशन से ये बात मैं बार बार लिखाता चला आ रहा हूं। टू पार्टिकल्स या टू बॉल्स या टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस, टू पार्टिकल्स ऑफ masses 2 kg and 3 kg are thrown simultaneously from the top of a tower. One of mass 2 kg is thrown vertically upward while other of mass 3 kg is thrown vertically downward.
फाइंड velocity of, sorry, find not velocity, find acceleration of their COM. COM मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सप्लोरेशन बताना है। बताइए, बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, जी तो नीचे ही लगता है। जो 2 kg मास की बॉडी को आपने ऊपर फेंका है उसका एक्सप्लोरेशन कहाँ है? नीचे को है। और जो 3 kg मास की बॉडी को जो नीचे को फेंका है उसका एक्सप्लोरेशन कहाँ है? वो भी नीचे को। ऊपर को फेंको या नीचे को फेंको, अंडर ग्रेविटी में एक्सप्लोरेशन तो डाउनवर्ड है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बोलो। m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या आएगा? 2g प्लस 3g अपॉन 2 प्लस 3। तो कितना आ गया? तो एक्सेलरेशन भी अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी g होगा। कहाँ होगा? नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन भी g से ही चलेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आया? ठीक है, तो एक ऊपर जा रहा है, कौन सा वाला ऊपर फेंक थ्रो किया गया है? 2 kg वाले को। तो इस 2 kg वाले को ऊपर थ्रो करा गया है अगर मान लो u वेलोसिटी से, तो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ है इसका? ऊपर को। तो हमें एक्सेलरेशन से ही मतलब है, वेलोसिटी से तो नहीं मतलब है। ऊपर जा रहा है तो रिटार्ड करेगा ये, जी तो नीचे ही लगेगा। ऊपर जाए या नीचे जाए, जी तो नीचे ही लगेगा ना। जब नीचे को जाएगा तो एक्सेलरेट करेगा, ऊपर जाएगा तो रिटार्ड करेगा। जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। बॉडी कहीं भी जा रही हो, ऐसे जा रही हो या वैसे जा रही हो, या हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दो या वर्टिकली अपवर्ड फेंक दो या वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक दो, एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। एक ही डायरेक्शन है दोनों के एक्सेलरेशन की। दूसरे बॉडी को कहाँ फेंका है? 3 kg वाली को नीचे, तो उसका भी तो एक्सेलरेशन नीचे ही है। दोनों के एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही तो हैं। हमें एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना है ओनली। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी कैसे मूव करेगा? अंडर ग्रेविटी। आपसे कहा 100 पार्टिकल्स को, 100 पार्टिकल्स हैं, उनके अलग अलग मासेस दे दे। एक को ऐसे फेंक दिया, एक को वैसे फेंक दिया। ठीक है, ठीक है, कहीं भी फेंक दे, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे दे या किसी एंगल पे प्रोजेक्शन दे दे, सब अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं। तो उनका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? जी ही होगा। वो भी अंडर ग्रेविटी मूव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं एक बार बता दूं पढ़ के, हैं सभी बच्चों को। 2 particles A and B of masses 2 kg and 3 kg are projected in the direction shown in figure। ये फिगर है। With speed UA is equal to 200 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, and UB is equal to 50 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। Initially they were 90 मीटर apart। Find maximum height attained by center of mass of particles। G की वैल्यू लेनी है 10। इन दोनों पार्टिकल के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, यानी किसका मोशन डिस्कस करना है? पार्टिकल का मोशन अंडर ग्रेविटी तो डिस्कस करते चले आए हो आप 9th क्लास से। हमें यहाँ किसका मोशन डिस्कस करना है? इन दोनों पार्टिकल के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोशन डिस्कस करना है। ए कितने केजी का है? 2 kg। बी कितने केजी का है? 3 kg। तो सबसे पहला क्या करोगे? सबसे पहला काम सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन निकालोगे। इस इंस्टेंट पे जब इन्हें थ्रो किया है, इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास कहां से चलना शुरू किया, ये निकालोगे। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैंने बताया था ना, कहां से निकालो? ग्राउंड से निकाल लो। मानो
मान लो ग्राउंड से निकाल लो, किसके कहाँ लाई करेगा? ऑन द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल। दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कल हमने डिस्कस किया था, कहाँ लाई करता है? ऑन द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। कहाँ लाई करता है? क्लोजर टू द हैवियर पार्टिकल। हैवियर कौन है? 3 kg, तो यहाँ 3 kg के करीब होगा, ठीक है, यानी 45 मीटर से ज़्यादा मिलेगा आंसर है। तो देखें तो सही, इनिशियल पोजीशन ऑफ COM निकालो सबसे पहले। इनिशियल पोजीशन ऑफ या इनिशियल हाइट ऑफ COM कहाँ से निकालना चाहते हो? ग्राउंड से निकालो। क्या आएगी? ग्राउंड से। ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास की हाइट मान लो यहाँ कहीं है ना, ये है, ये है, ये सेंटर ऑफ मास है। कितनी हाइट पे सेंटर ऑफ मास? मान लिया ग्राउंड से कैपिटल H हाइट पे, मान लो कैपिटल H, कैपिटल H या स्मॉल h ले लो, स्मॉल h हाइट पे। कितनी हाइट पे है? H। तो H कितना होगा? कहाँ से निकाल रहे हो? ये हाइट कहाँ से निकाल रहे हो? A से। तो A को छोड़ दिया, याद है? A को छोड़ के कौन सा ले लिया? जिससे निकाल ले हाइट, जिससे निकाल ले डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की, उसको छोड़ दिया, दूसरा वाला ले लिया। दूसरा वाला कितना है? 3 kg, ठीक है, अपॉन दोनों का सम 3 + 2 इंटू टोटल हाइट 90। कितना आ गया? कितना बार, कितनी टाइम जाएगा? बोलो। 54 मीटर। तो ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास जो है HCOM, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कहां से है? फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे था? हैं? 54 मीटर की हाइट पे था। अब यहां से मेरी बात सुनो ध्यान से, अब इस इंस्टेंट पे इसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी ये निकालोगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ COM, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, तो अपवर्ड एक डायरेक्शन को प्लस ले लो ना, क्योंकि 1D मोशन है, तो ये वाली वेलोसिटी प्लस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? माइनस। जी कहाँ लगता है? नीचे को, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। 1 डायमेंशन मोशन में साइन का खास ध्यान रखना है। क्या बेटा? साइन का खास ध्यान रखना है। 1 डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी 3, आप मोशन में हम यहाँ तीन क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं जो वेक्टर्स होती हैं हमारे पास। एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सलोरेशन। तो 1 डायमेंशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलोरेशन, इन तीनों को साइन के साथ रखना होता है। तीनों एक डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, तीनों के तीनों पॉजिटिव। इनमें से कोई भी एक डायरेक्शन रिवर्स हो गई, एक कुछ इधर है कुछ इधर है, तो इधर वाले पॉजिटिव तो इधर वाले नेगेटिव, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, क्या बोलो जल्दी से? COM। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी निकालूं तो क्या होगी? बोलो क्या होगी? अरे जो बेसिक फॉर्मूला है वो लगा दो। किसके साथ? ये फॉर्मूला किसके साथ लगाना है? चाय के साथ? साइन के साथ लगाना है। किसके साथ लगाना है? साइन के साथ। किसका साइन रखना है इसमें? किसका साइन रखना है? U1 एंड U2 का। तो U1 और U2 की जगह कौन है यहाँ? A और B है ना, तो B लिख दो U1 U2 की जगह, ठीक है। MA, A कितना है बोलो? A ऑफ मास कितना? 2 kg। और UA इज हाउ मच? 200 प्लस UB कितना है? 3 kg एंड MB 3 kg ना, और UB कितना नीचे को? कितना? -50। जब मैंने इसको प्लस ले लिया तो दोनों अपोजिट है ना, तो -50 अपॉन क्या? 2 + 3 5। कितना आ गया? UCOM कितना आ गया बोलो? 50 मीटर पर सेकंड। यानी सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से चला है? 50 मीटर पर सेकंड से किस हाइट से चला? किस हाइट से? 54 मीटर की हाइट से
कौन सी साइन आया बोलो? प्लस साइन। प्लस साइन मतलब कहां चला? जो मैंने प्लस लिया। प्लस कौन सा लिया मैंने? ये लिया। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली 54 मीटर की हाइट पे था, जो कि कहां मूव किया? जब दोनों बॉडी मूव की तो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कब तक चलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास? जब तक कि ये रिड्यूस होके जीरो ना हो जाए। एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? अभी तो मैंने देखा, दो पार्टिकल मैंने थ्रो करे थे, क्या होगा? जी। अभी देखा था पिछला क्वेश्चन मैंने। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास अंडर ग्रेविटी मोशन के लिए एनी नंबर ऑफ बॉडीज में डायरेक्टली जी ले लेना, या निकाल सकते हो निकालना चाहो तो, ठीक है। तो जी कहां है? नीचे को। और मैंने कौन सी डायरेक्शन ली? ऊपर को, प्लस। तो क्या हो गया? माइनस जी, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने एक्सेलरेशन लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हाइट अटेन कहां से? हाइट अटेन बाय COM निकालोगे तो क्या होगा? हाइट अटेन बाय COM कहां से? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। यहां से चलना ऊपर को, यहां से चलाना सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहां है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी UCOM, अपवर्ड डायरेक्शन में ये है। तो हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास लगाने के लिए V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2ACOM इंटू H डैश। H लगा दोगे यार। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो कब तक उठेगा ये ऊपर को? जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। U कितना है बोलो? 50 और माइनस ऑफ 2, A की वैल्यू 10 डालूंगा तो माइनस हो जाएगा ये, इंटू 10 इंटू H। तो ये H आपका आ गया 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10। तो ये कैंसिल होगा ना बच्चों? कितना आया? 250 अपॉन 2, 125 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास कितनी हो गई? इस 125 में क्या 50 को जोड़ दो, तो हाइट अटेन्ड बाय COM, तो हाइट अटेन्ड बाय COM ग्राउंड से निकालेंगे ना, तो H बराबर H की जो इनिशियल पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की वो प्लस H डैश, H प्लस H कॉम प्लस H कॉम हमने कितना निकाला था? 50 प्लस 125 इज इक्वल टू कितना? 175 मीटर। 54 निकाला था, 54 तो 179 मीटर। System is released from rest when the strings both, when the string, क्या किया हमने? स्ट्रिंग कैसी है? स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। इन सब का मतलब होता है ना, क्या मतलब होता है मासलेस पुली का और फ्रिक्शनलेस पुली का? कि पुली घूमेगी नहीं, हाँ पुली में रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ इसके ऊपर विदाउट रोटेशन ऑफ पुली इसके ऊपर स्ट्रिंग स्लाइड करेगी, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। अगर पुली घूमने लगे तो ये क्वेश्चन जो है कहाँ चला जाएगा? इस चैप्टर में चला जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं, रोटेशनल डायनामिक्स में। टॉर्क निकालना पड़ेगा। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता
इनएक्सटेंसिबल का मतलब इस रस्सी में कोई खिंचाव नहीं है, इसकी रस्सी की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी सिस्टम की एनर्जी जो है इस रस्सी की लेंथ को चेंज करने में जाया नहीं हो रही है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। और लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग मतलब मासलेस, मासलेस स्ट्रिंग मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, थ्रू आउट सेम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है। आपने इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो निकाल रहे हैं लॉज ऑफ मोशन से लगातार, ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आता जा रहा है, ठीक है। अब हमने इनके ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन नहीं, इन दोनों ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को बताना है। बताइए, दोनों का एक्सेलरेशन निकालो। क्या होता है एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला? कैसे जाएगा बेटा ये रिबा? कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा? 2 kg, ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे को जाएगा तो ये वाला ए एक्सेलरेशन से ऊपर को जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है इसका पता है आपको? एक्सेलरेशन निकालने के लिए होता है फॉर्मूला हमारे पास, क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। तो A क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स क्या होता है यहाँ, ठीक है, नेट फोर्स यहाँ पे होता है अनबैलेंस्ड वेट, अनबैलेंस्ड वेट अपॉन, अगर ये भी 1 kg हो ये भी 2 kg हो तो कहीं मूव करेगा ये सिस्टम? नहीं, क्यों? क्योंकि अनबैलेंस्ड वेट क्या है? 0 है, ठीक है। तब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, दोनों बैलेंस होंगे। अनबैलेंस्ड वेट अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, ठीक है बेटा। तो अनबैलेंस्ड वेट बोलो कितना है यहाँ? अनबैलेंस्ड वेट यहाँ पर है बड़े वाले का वेट 2g mg माइनस छोटे वाले का वेट 1g अपॉन टोटल मास 2 + 1, तो ये आ गया आपका g/3, ठीक है। कितना आ गया? g/3 आ गया, आ गया। अब ये g/3 एक्सेलरेशन से ये कहाँ जा रहा है? नीचे को, और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर को। अब आपने इन दोनों के सिस्टम का क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप निकालो जल्दी से, मैं देखना चाहता हूं। अब तो फॉर्मूला लगा दो जल्दी, सीधे स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा दो। A1 A2 पता लग गए? A1 A2 दोनों A हैं, दोनों g/3 है, A1 भी g/3 A2 भी g/3। मासेस पता है, निकाल के मुझे दिखाओ, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। आपने जो है वही काम किया जो मुझे खतरा था। मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? कि साइन का खास ग्रेविटी प्रेविटी लगना खत्म हो गई। अब दोनों के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपके सामने है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो इसको अगर तुमने प्लस लिया तो इसको माइनस नहीं लोगे। बार बार वही बात, देखो बार बार ये कॉमन मिस्टेक होती है जब बच्चों से, साइन को बच्चे छोड़ते हैं अक्सर, ठीक है। तो अब आप ग्रेविटी ये दे तो दिया, ग्रेविटी ने काम, ग्रेविटी तो चला रही है इसको, वो अनबैलेंस वेट में आ तो गया सब कुछ। अब कौन सी ग्रेविटी चाहिए? समझे? अब फॉर्मूला चाहिए सीधे, और किसके साथ? क्योंकि 1D मोशन है ना, देखो हैं क्या हो जाएगा? m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 कितना है? 2, इसको 2 मान लिया। a कितना है? g/3। m2 कितना है? 1। m1 m2 -1 नहीं है, a2 माइनस g/3 है बेटे। मास को माइनस नहीं रखना है, एक्सेलरेशन को माइनस रखना है। ये होगा आंसर, ठीक है। तो आंसर इज g/9। g/9 का मतलब 10/9। प्लस साइन आया है, माइनस साइन आया है? हाँ, प्लस साइन आया है। तो 10/9 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास वर्टिकली, ठीक है। अगर ये वर्टिकली मूव कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है।
सेंटर ऑफ मास, और माइनस साइन आ जाता तो उसका मतलब ऊपर को जा रहा होता। साइन के हिसाब से चलेगी बात, ठीक है। जो साइन आ जाए, आपने जो साइन लिया है उसी साइन की डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दूं घर के लिए आपको, हैं? अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 1D मोशन के लिए कर रहे थे ना। ये क्या है, ये स्मूथ, ये भी क्या है स्मूथ, यानी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा डाउन द प्लेन, g sin 45 a1। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a2, g sin 45 ऑन इंक्लाइन। कंपोनेंट ऑफ g का कंपोनेंट एक्ट करता है बट या along the इंक्लाइन प्लेन, g वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है ना। कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती है तो अपने आप उसकी टेंडेंसी होती है डाउन द प्लेन जाने की। क्यों होती है? क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट एक्ट करता है नीचे को, mg sin थीटा बताया था मैंने, mg sin थीटा। ये mg sin थीटा बॉडी को नीचे को चलाता है इंक्लाइन प्लेन पे। तो mg sin थीटा को m से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा g sin थीटा, g sin 45, यहाँ पे भी g sin 45। तो इन दोनों के एक्सेलरेशन पता है, g sin 45, g sin 45। हमने निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, अब साइन नहीं चलेगा यहाँ, क्या चलेगा? वेक्टर सम चलेगा। दोनों एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना होगा इन दोनों ब्लॉक के? 90 डिग्री, ये एंगल है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। जी की वैल्यू की ज़रूरत आपको अगर महसूस होती हो तो 10 ले लेना। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? 4:45। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों? क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कौन बताएगा मुझे? अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बातचीत करेंगे। व्हाट इज इनर्शिया? Body keeps to moving or in the position of rest until an external force is applied. What is the measurement of inertia? Mass is the measurement of inertia. Mass is the measurement of inertia. Inertia of ट्रांसलेशन जो है, इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, कोई बॉडी ट्रांसलेट कर गई, ट्रांसलेटरी मोशन बार बार आएगा, देखो यहाँ दो वर्ड बार बार आएंगे, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो कोई बॉडी ट्रांसलेट कर गई, ये कैसे पता लगेगा? अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज कर गई, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, तो बॉडी सेट टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अगर जो है क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। सेंटर ऑफ मास को कौन चलाता है? सेंटर ऑफ मास कब, बॉडी की पोजीशन कब चेंज होगी? ये पंखा है क्या, इसकी पोजीशन चल रहा है ये? अगर ये चलने लगे तो चल के कहाँ पहुंच जाएगा? कानपुर? बोलो, नहीं पहुंचेगा। इसकी पोजीशन तो फिक्स है अपनी जगह, यहीं रहेगा, हैं? क्यों रहेगा फिक्स? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास, बॉडी की पोजीशन कब चेंज होगी? जब
जब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी। अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है तो बॉडी जो है वो क्या है, अपनी जगह पे फिक्स्ड होगी, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कौन चलाएगा? फोर्स चलाएगा। कौन चलाएगा? फोर्स। बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स एक्ट किया तो बॉडी शिफ्ट करेगी। बॉडी शिफ्ट कर गई, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो वो कब होगी? जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगा। तो सेंटर ऑफ मास को कौन चलाता है? फोर्स चलाता है, याद रखना। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं करेगा। बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन का है ना, ट्रांसलेटरी मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये गाड़ी का टायर भी तो घूमता है, हैं? लेकिन कैसे घूमता है? गाड़ी यहाँ से चल के अबुल फजल पहुँच जाती है, क्या कैसे रोटेट करता है? रोटेशन के साथ साथ क्या होता है उसमें? ट्रांसलेशन भी होता है। रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहे होते हैं उसमें। इसमें क्या हो रहा है? ओनली रोटेशन। ओनली रोटेशन मीन्स प्योर रोटेशन। ओनली रोटेशन मीन्स प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन कब होगा? जब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। सिर्फ क्या एक्ट कर रहा होगा? टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। सर तो मतलब टायर का सेंटर ऑफ मास फिक्स रहता है बट कार का बदलता रहता है। टायर का सेंटर ऑफ मास भी चलता है मेरे दोस्त। सर वो तो मतलब अपनी पोजीशन से छोड़ने लगता है। क्यों नहीं हिलता अपनी पोजीशन से? यहाँ है सेंटर ऑफ मास, टायर चल के यहाँ आ गया तो सेंटर ऑफ मास भी तो यहाँ से चल के यहाँ आ गया। तुम यहाँ से चल के घर चले गए तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास भी तो तुम्हारे साथ चला, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहीं थोड़ी रह गया। टायर चलता हुआ आगे बढ़ रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी तो आगे बढ़ रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास की भी पोजीशन चेंज हो रही है। समझ में आया? सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है, टायर रोटेट भी कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन भी है, रोटेटरी मोशन भी है। ट्रांसलेट कराएगा कौन? फोर्स। और रोटेट कराएगा कौन? टॉर्क, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। फोर्स का रोटेशनल जो इफेक्ट है वो टॉर्क है। टर्निंग इफेक्ट वो फोर्स जो बॉडी को टर्न करा दे, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो हमारा जो काम है मास का ट्रांसलेशनल डायनामिक्स में, जब भी हम ट्रांसलेशन वर्ड यूज करें इसका मतलब किसकी बात हो रही है? F = ma की बात हो रही है। बॉडी को जो ट्रांसलेट कराता है वो कौन कराता है? फोर्स कराता है। बॉडी को जो ट्रांसलेट कराता है कौन कराता है? फोर्स कराता है। और बॉडी को जो रोटेट कराता है वो कौन कराता है? टॉर्क कराता है। ठीक है, तो जो काम मास का है ट्रांसलेशनल डायनामिक्स में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है रोटेशनल डायनामिक्स में। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ेंगे। मास क्या चीज है हमारे ट्रांसलेशनल डायनामिक्स में? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है। मास क्या चीज है? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसको रेस्ट से मोशन में लाना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मैं कहूं आपको ट्रक को यहां से जो धक्का लगा के वहां ले जाओ, शाहीन बाग तक ले जाओगे? मेरा ट्रक पंक्चर हो गया, मैं कहूं भाई इसे धक्का लगा के वहां खड़ा कर ले जा शाहीन बाग, ले जाओगे? और मैं कहूं मेरी साइकिल पंक्चर हो गई तो क्या करोगे? आराम से ले जाओगे, चलाते हुए ले जाओगे शाहीन बाग तक बड़े प्यार से। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसे स्टॉप करना भी मुश्किल है। ट्रक के टायर ब्रेक फेल हो गए तो उसके सामने आके तो रोकोगे नहीं उसे, लोगों को बचाना आगे आकर रोक दिया है। लेकिन साइकिल के आगे हम आके उसको रोक सकते हैं क्योंकि उसका मास क्या है? कम है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उसको रेस्ट से मोशन में लाना यानी बॉडी को ट्रांसलेट कराना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन की स्टेट को चेंज करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। मीन्स स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना या डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा।
वो शॉट पुट आता नहीं लोहे का, वो जो फेंकते हैं ओलंपिक में, उससे अगर क्रिकेट खेला जाने लगे तो सिक्सर लग सकता है? नहीं लग सकता, इंतकाल हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर और कोहली सब जन्नत में चले जाएंगे, उससे तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेट एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेट फोर्स चाहिए। बॉलर भी बेचारा जो है मर जाएगा 2 बॉल में, 2 बॉल फेंकते ही जो है लम्बिया को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बॉडी को ट्रांसलेट कराना, उतना ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट है स्टॉप करना, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मोशन की स्टेट को चेंज करना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना, स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को घटाना। तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसलेशन डायनामिक्स। सिमिलरली द रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम इन रोटेशनल डायनामिक्स एज द मास इन ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। जितना ज़्यादा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सब हम सीखेंगे। अगला लेक्चर सिर्फ इसी बात पे है। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे तब हम टॉर्क अप्लाई करना सीखेंगे, तब हम रोटेशन के क्वेश्चन को करना सीख पाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का, बॉडी को रेस्ट से रोटेशन में लाना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, और अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो स्टॉप करना उतना डिफिकल्ट होगा, और अगर बॉडी की स्पीड ऑफ रोटेशन को हम बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं वो भी डिफिकल्ट होगा। बात समझ रहे हैं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा क्या हो गया रोटेशनल डायनेमिक्स का। रोटेशनल डायनेमिक्स में किस चीज की जगह लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास की जगह लेगा, याद रखें। किसकी जगह लेगा? मास की जगह लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे रोटेशनल डायनेमिक्स में। तो रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम इन रोटेशनल डायनेमिक्स एज द मास इन ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स। यानी शॉर्टकट में कहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या है? मेजरमेंट है। किस बात का मेजरमेंट है? टू द रेजिस्टेंस। मेजरमेंट है किस बात के लिए? रेजिस्टेंस टू द रोटेशन ऑफ बॉडी। बॉडी के रोटेशन को रेजिस्ट करने के लिए इनर्शिया का काम क्या है? जो हमारा ट्रांसलेशन डायनेमिक्स का इनर्शिया है, बॉडी की स्टेट में हुए चेंज को रेजिस्ट करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? बॉडी के स्टेट ऑफ रोटेशन में हुए चेंज को रेजिस्ट करता है। ज्यादा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी को रोटेट करने में उतनी ज्यादा एफर्ट चाहिए, उतना ज्यादा टॉर्क चाहिए, ठीक है। कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी कम एफर्ट पे रोटेट हो जाएगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम ये सब बातें पढ़ेंगे, ये देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। अगली क्लास 2 घंटे सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होगी, ठीक है। उसका कैलकुलेशन सीखेंगे, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स यहाँ से हम करना सीखेंगे, उसके बाद हम टॉर्क पे पहुँचेंगे। इत्मीनान से हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें अगर हमने जो है जल्दबाजी की तो रोटेशन का जो है कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इत्मीनान के साथ NCERT लगाएं, ठीक है, ज़्यादा टेंशन पैनिक ना हो।